हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। मैंने आप लोगों के लिए पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोगों को DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को लेकर कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही है? शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। मीन्स द फिजिकल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड टू अफेक्ट सोशल डेवलपमेंट। मतलब जो भी फिजिकल डेवलपमेंट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या विशेषताएं होती हैं, वो सोशल डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, पतला रहने की प्रेरणा आकर्षक दिखने के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। द मोटिवेशन टू स्टे स्लिम एंड लुक अट्रैक्टिव सीम्स टू बी द मेजर कंसर्न ऑफ एडोलसेंस गर्ल। मतलब जो एडोलसेंस गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर स्लिम रहने की और अट्रैक्टिव दिखने की एक मोटिवेशन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी विशेष घटना को बिना तर्क नहीं कोई मानसिक रूप से जोड़ने की पूर्व संचालन को क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल चाइल्ड्स टेंडेंसी टू मेंटली लिंक पर्टिकुलर फिनोमिना वेदर और नॉट देयर इज लॉजिकल और कैजुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है एनिमिज्म। देखिए एनिमिज्म तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एनिमिज्म में बच्चा जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग समझता है। सेकंड ऑप्शन डिफर्ड इमिटेशन, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है डुअल रिप्रेजेंटेशन, ये भी करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्शन या पारक्रमण। ऐसा क्यों है? देखिए ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है तो बच्चा दो चीज़ों में आपस में लिंक कर लेता है, चाहे उसमें कोई लॉजिकल रीज़न हो या ना हो, वो उन दो चीज़ों को लिंक कर लेता है। जैसे कि बच्चे ने एक एनिमल देखा तो उसने पूछा अपने फादर से ये क्या है, तो उसके फादर ने बताया ये डॉग है। तो उसने डॉग को देखा तो उसने ये एज्यूम कर लिया कि डॉग है, जो भी उसके 4 लेग्स होते हैं, तो जो भी एनिमल के 4 लेग्स होंगे वो सभी डॉग होंगे। उसके बाद अगर वो कैट को देखता है तो वो उसको भी डॉग समझता है। तो इस तरह से बच्चा दो सिचुएशन में, दो इवेंट्स में या दो चीज़ों में आपस में लिंक कर लेता है, भले ही उसमें कोई रीज़न हो या ना हो, लॉजिकल रीज़न हो या ना हो। तो इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट इसमें स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई हैं। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर्स तक चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स तक चलेगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 ईयर्स तक चलेगी और 12 ईयर से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे के दृष्टिकोण के संदर्भ में पूर्व संचालन चरण क्या है? वॉट इज द प्री ऑपरेशनल स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पियाजे अप्रोच? संज्ञानात्मक विकास का दूसरा प्रमुख चरण, द सेकेंड मेजर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो सेकेंड स्टेज है वो कौन सी है पियाजे की? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेकेंड स्टेज है पूर्व संचालन स्टेज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इस अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक विचारों के उपयोग से, प्रतीकात्मक विचार मतलब सिंबॉलिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, उसके विचारों के उपयोग से अधिक परिष्कृत हो जाते हैं, लेकिन तर्क का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि इस अवस्था में बच्चे सिंबॉलिक जो थॉट्स होते हैं उनका तो यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। तो सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आधुनिक शिक्षा में बौद्धिकता के विकास के लिए केवल सैद्धांतिक और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान की जाती है, संपूर्ण मानवीय अनुभव की समझ लाना आवश्यक नहीं है।
मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है उसमें सिर्फ जो थ्योरीज और फैक्ट ही दिए जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को उसमें इग्नोर किया जा रहा है। तो इस तरह से जो फर्स्ट है स्टेटमेंट दैट इज़ करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है अज्ञान स्वयं के तरीकों के ज्ञान की कमी है और अज्ञानता को सतही गतिविधियों द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। मतलब अज्ञान मतलब जो इग्नोरेंस है वो जो है लैक ऑफ नॉलेज है हमारे खुद की वजह से। अगर हम जो ये इग्नोरेंस या जो अज्ञानता है अगर हम उसको सुपरफिशियल एक्टिविटीज़ के द्वारा दूर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें डीपली एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हमारा बी ऑप्शन होगा, 1 एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। अब हम आगे आते हैं। गर्भावधि का अवधि क्या है? वॉट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द जेस्टेशन पीरियड? जन्म से 8 सप्ताह, जन्म से 40 सप्ताह, 12 से 14 सप्ताह या 1 से 2 सप्ताह। तो इसमें बर्थ टू 40 वीक्स आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें समावेशी शिक्षा सम्मिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इंक्लूसिव एजुकेशन? देखिए जो ये IEDC है ये जो है वो भारत जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है इसके द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है। तो इसके अंतर्गत जो इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो है वो नॉर्मल जो जनरल स्कूल्स हैं उनमें उनको समावेशित किया जा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर है IEDC ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने आत्म संयमन के लिए निजी भाषा के बारे में बात की थी? विच साइकोलॉजिस्ट टॉक्ड अबाउट प्राइवेट स्पीच फॉर सेल्फ रेगुलेशन? मतलब कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्राइवेट स्पीच यूज़ की जाती है? तो इसका आंसर है ए वाइगॉस्की। वाइगॉस्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्पीच यूज़ करते हैं प्राइवेट सेल्फ रेगुलेशन या खुद को डायरेक्ट करने के लिए। जैसे कि बच्चे कहेंगे कि अब हम ब्लॉक्स जोड़ रहे हैं, अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, ऐसे कर कर के खुद अपने को डायरेक्ट करते हैं। तो वो जो बोल बोल के जो करते हैं उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरणीय जोड़ सही है? अकॉर्डिंग टू प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेशन पेयर इज करेक्टली मैच्ड? अदृश्य अनुकरण। अदृश्य अनुकरण वो होता है इनविजिबल इमिटेशन वो होता है जिसमें शरीर के उन अंगों का इमिटेशन किया जाता है जिनको बच्चा स्वयं नहीं देख सकता है, जैसे कि मुंह, माउथ। और सेकंड है दृश्य अनुकरण, विजिबल इमिटेशन। इस विजिबल इमिटेशन में शरीर के उन अंगों का इमिटेशन किया जाता है जिनको बच्चा स्वयं देख सकता है, जैसे हाथ और पैर। तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, 1 एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट व्हाट इज़ द सिंबॉलिक फंक्शन? प्रतीकों या मानसिक अभ्यवेदन का उपयोग करने की क्षमता। प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एबिलिटी टू यूज़ सिम्बल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज़ करेक्ट। और जो सेकंड है सिम्बल्स हेल्प चिल्ड्रन टू रिमेंबर एंड थिंक अबाउट देम विदाउट हैविंग देम फिजिकली प्रेजेंट। मतलब जो भी चीज़ है या कोई भी वस्तु वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसके सिम्बल्स के थ्रू बच्चे याद कर सकते हैं चीज़ों को और उनके बारे में सोच सकते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा हमेशा सिंबल्स के थ्रू ही चीज़ों को याद करता है और सीखता है। बेले स्केल के ऐसे स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंध है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इसमें क्या है, 3 मंथ्स टर्न्स फ्रॉम बैक टू साइड। मतलब जो 3 मंथ्स का बच्चा होता है वो बैक टू साइड में टर्न करता है। और 9 मंथ्स रेजेस सेल्फ टू स्टैंडिंग पोजीशन। जो 9 मंथ्स का बच्चा है वो खुद को स्टैंडिंग पोजीशन में करने के लिए ट्राई करता है। तो दोनों ही जो है बोथ आर करेक्ट। तो हमारा सी ऑप्शन होगा।
In the context of cognitive advances, which of the following statement describe categorization? It helps children think logically. मतलब ये बच्चों को हेल्प करता है लॉजिकली थिंक करने में, ये तो करेक्ट है. It includes such sophisticated abilities as seriation, transitive inference and class inclusion. मतलब कैटराइजेशन में बच्चा जो है वो उसके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है सीरिएशन की. सीरिएशन मीन्स होता है जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना. ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस की भी और क्लास इंक्लूजन की भी एबिलिटी डेवलप हो जाती है. उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल क्लास एंड इट्स पार्ट्स. मतलब ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस एक एबिलिटी है होल क्लास और उनके पार्ट्स के बीच में रिलेशन को समझने की. ये इनकरेक्ट है. ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ. ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस ये होता है, जैसे देखिए आप लोग स्क्रीन पर, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो दैट मीन्स ए किससे रिलेटेड हो गया, सी से रिलेटेड हो गया. तो इस तरह से ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस होता है कि जैसे कि आप ये भी समझ सकते हैं जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए किससे ग्रेटर देन होगा, सी से. सो इस तरह से अगर दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो जो थर्ड है वो फर्स्ट वाले से रिलेटेड होता है. तो ये चीज़ ये एबिलिटी होती है. तो इसका थर्ड जो दिया गया है स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है और ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट. नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है. जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है. मतलब ये कह रहे हैं कि जो श्रवण, जो बच्चे की जो सुनने की हियरिंग पावर होती है वो फंक्शनल होती है, बच्चे अच्छे से सुन सकते हैं. जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है और जब बर्थ के टाइम विजन होता है वो उतने अच्छे से डेवलप नहीं होता है. तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट. अब हम आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर. इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ब्रेन एंड रिफ्लेक्स बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. बिगिनिंग अबाउट 2 weeks आफ्टर कंसेप्शन द ब्रेन ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम लॉन्ग हॉलो ट्यूब इनटू ए स्फेरिकल मास ऑफ सेल्स. तो दिस वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज द सेरेबेलम ग्रोज फास्टेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. जो फर्स्ट ईयर होता है बच्चे का उसमें सेरेबेलम बहुत तेज़ी से डेवलप होता है. तो इस तरह से इसका आंसर सी होगा. ऑप्शन बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर. खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है. देखिए खेलने से जो प्ले करते हैं बच्चे उससे उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कैसे हेल्प मिलती है. खेलना कई चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान करता है. ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो कई सारी चीज़ें सीखते हैं, उनकी जो लर्निंग की उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. सेकंड है खेल स्मृति को विकसित करने. स्मृति मीन्स मेमोरी को. जो प्ले होता है वो मेमोरी को डेवलप करने और विकल्पों का विश्लेषण करने. विकल्पों का मतलब जो ऑप्शंस होते हैं उनको एनालाइज करने में और उनकी सोचने की क्षमता विकसित, मतलब जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी होती है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो इस तरह से बी ऑप्शन पे हम जाएंगे. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पे. विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सही है. सेफ्लोकॉर्डल सिद्धांत नीचे से ऊपर होता है. प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत विकास और मोटर विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते हैं. देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया है विकास के सिद्धांतों में, दोनों सिद्धांतों को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. लेकिन अभी मैं आपको इन शॉर्ट में इसको थोड़ा सा बता देती हूँ. देखिए जो ये सेफ्लोकॉर्डल होता है इसमें जो है बच्चे का जो विकास होता है ये ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब सर से पैर की ओर होगा. ऐसा क्यों होता है. देखिए जैसे सबसे पहले बच्चा अपना सर उठाता है, फिर नीचे का हिस्सा धड़ उठाना शुरू करता है, फिर वो बैठने लगता है, उसके बाद वो खड़ा होता है और फिर चलता है. तो इस तरह से जो विकास है उसकी जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है. और उसी तरह से देखिए अब सेकंड पिक्चर आप देखिए, इसमें है प्रॉक्सिमो डिस्टल. प्रॉक्सिमो मीन्स होता है पास, डिस्टल मीन्स होता है दूर. तो इसमें जो बच्चे का विकास होता है ये केंद्र से बाहर या पेरिफेरी की ओर होता है. तो इसमें क्या होता है जैसे जो बच्चे की जो पहले
वो होती रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, फिर वहाँ के हिस्सों का डेवलपमेंट होता है, फिर बाहर की ओर उसका डेवलपमेंट होगा, जैसे कि फिर उसके हैंड का डेवलप होगा और उंगलियों का डेवलपमेंट सबसे लास्ट में होगा। तो इस तरह से जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो पहले सेंटर से पेरिफेरी की ओर जाता है, तो इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब हम अपने ऑप्शंस की ओर आ जाते हैं। सेफ्लोकॉर्डल सिद्धांत नीचे से ऊपर होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सेफ्लोकॉर्डल जो है सिद्धांत उसमें क्या होता है, विकास ऊपर से नीचे होता है, तो ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, विकास और मोटर विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से जो सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, तो हम ऑप्शन डी की ओर आ जाएंगे, ओनली सेकंड। 16 क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ कोलबर्ग? देखिए जो कोलबर्ग है इन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने 3 लेवल दिए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो ये जो कन्वेंशनल लेवल है इसमें जो बच्चा होता है वो समाज के नियमों के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जैसे उसके लिए सोशल सिस्टम, सोसाइटी के जो रूल्स हैं रेगुलेशन वही उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब हम इसमें दिए हुए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं, मतलब जो सोशल नीड्स डिफाइंस द मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन, मतलब जो भी सोसाइटी के जो भी रूल्स हैं वो उस एक नैतिकता को परिभाषित कर रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, यदि ज़रूरतें पूरी हुई तो क्रिया अच्छी थी, ये कन्वेंशनल लेवल में नहीं होता है। परिणाम परिभाषित करता है कि क्रिया अच्छी है या बुरी है। नैतिक सिद्धांत एक क्रिया की अच्छाई को परिभाषित करते हैं। ये सारे जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हैं। कन्वेंशनल लेवल में बच्चा जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन और जो भी सिस्टम है सोसाइटी के उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, यही उसकी मॉरलिटी होती है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 18th क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने का समय डैश चिंता का रूप ले सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। इन अर्ली चाइल्डहुड बेड टाइम में ब्रिंग ए लॉट ऑफ डैश एंजाइटी एंड द चाइल्ड में डू ऑल शी और ही कैन डू टू अवॉइड इट। देखिए जब बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में सोते हैं तो उनके अंदर सेपरेशन एंजाइटी आ जाती है। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है घबराहट विकार, सेकंड इज सांस्कृतिक, थर्ड इज सामाजिक, या डी इज वियोगज या सेपरेशन। तो इस तरह जो फोर्थ ऑप्शन है डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सोने के समय वियोगज चिंता का रूप ले सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं अवधारणा के बारे में सही है? अपनी क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक मानसिक छवि, अपनी क्षमताओं और लक्षणों की मूल्यांकनात्मक मानसिक छवि, यह एक संज्ञानात्मक संरचना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट? डिस्क्रिप्टिव मेंटल पिक्चर ऑफ वंस एबिलिटीज एंड ट्रेड्स, इवेल्युएटिव मेंटल पिक्चर्स ऑफ वंस एबिलिटी एंड ट्रेड्स, इट इज नॉट ए कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है स्टेटमेंट ये करेक्ट है, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाल्यावस्था में मित्रता के संदर्भ में किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है? इन द कॉन्टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप इन मिडिल चाइल्डहुड विच एग्रेशन इज एम्ड एट अचीविंग एन ऑब्जेक्ट। देखिए जब कोई भी एक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है। तो फर्स्ट इज होस्टाइल एग्रेशन, दैट इज इनकरेक्ट, एंड सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, दैट इज करेक्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। 21st, वैज्ञानिक रूप से किशोरावस्था का अध्ययन करने वाले पिता के रूप में किसे वर्णित किया गया है? हु इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एडोलसेंस। देखिए जब मैंने आप लोगों को एडोलसेंस पूरा डिटेल में बताया था तो उसमें मैंने बताया था कि एडोलसेंस में स्टैनले हॉल हैं जो बोलते हैं कि एडोलसेंस एक तनाव व तूफान की अवस्था है, इट इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो उन्हीं को जो है फादर ऑफ एडोलसेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22nd, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि स्थूल मोटर विकास को बढ़ावा देती है?
स्थूल मोटर विकास मीन्स क्या है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है ये 2 टाइप्स का होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस में क्या होता है, जो हमारी जो बड़ी मसल्स होती हैं वो वर्क करती हैं। तो देखिए जैसे दौड़ने वाला खेल है, तो दौड़ने में हमारी थाई की बड़ी मसल्स वर्क करेंगी, तो इसलिए ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आएगा। सेकंड है वाद विवाद और चर्चा, ये ग्रॉस मोटर स्किल में नहीं आएगा। थर्ड इज पेड़ पर चढ़ना, तो जब पेड़ पे चढ़ा जाएगा तब भी ग्रॉस मोटर स्किल ही वर्क करेंगी। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुव्यवस्थित विकास के अंतर्गत आता है? सुव्यवस्थित, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो सुव्यवस्थित विकास कब होगा? स्टेटमेंट ए, उत्साह के लिए दौड़ना, कूदना और रस्सी कूदना। बी, शरीर के सभी अंगों का समान रूप से व्यायाम करना। सी, आयु के अनुसार शारीरिक गतिविधि। डी, लिंग के अनुसार शारीरिक गतिविधि। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी है, शरीर के सभी अंगों का समान रूप से व्यायाम करना, जब शरीर के सभी अंग इक्वली एक्सरसाइज करेंगे तो बच्चे का सुव्यवस्थित या पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24th, शिशु विकास के वैली पैमानों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? फर्स्ट स्टेटमेंट है 12 महीने अकेले चलता है। सेकेंड स्टेटमेंट 14 to 16 महीने एक पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तो देखिए जो बैली पैमाना है उसमें 12 मंथ्स में वो अकेले चलता है, दिस इज करेक्ट। और सेकंड है 14 to 16 महीने में एक पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तो जो बैली पैमाना है वो कहता है कि जब बच्चा 2 इयर्स का होता है तब वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। सो हम ऑप्शन बी में जाएंगे, ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25th, प्याजे के अनुसार पूर्व संचलनात्मक विचार के निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सही सुमेलित है? अकॉर्डिंग टू प्याजे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज करेक्टली मैच्ड। परिवर्तन के बजाय अवस्था पर ध्यान दें, बच्चे स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरे की उपेक्षा करते हैं। अहम केंद्रवाद, बच्चे यह मान लेते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता, समझता और महसूस करता है जैसा वो करते हैं। तो जब बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं तो उनके अंदर ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है। ईगो सेंट्रिज्म मतलब अहम केंद्रवाद, वो ये सोचते हैं कि हर कोई दूसरे भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसा वो सोचते हैं, और वो क्या है, एक सेंटर है। तो इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 26, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि क्विंग या ग्विंग की प्रक्रिया में शामिल होती है? ऊ या ई। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। 27, मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू मोटर डेवलपमेंट। 6 वर्ष की आयु में बच्चे होते हैं, वो चाहे वजन, दिशा और चरण के साथ ठीक से बॉल फेंक सकते हैं, ये तो करेक्ट है। 7 वर्ष की उम्र पर एक टांग संतुलन बिना देखे संभव हो जाता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 28th क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे आदतें, कौशल, मान्यताएं और उद्देश्य विकसित करते हैं और वो समाज के जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों के अंदर आदतें विकसित होती हैं, कौशल विकसित होते हैं और वो समाज के जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनते हैं। सेकंड, आंतरिकरण व्यापक पैमाने पर किसी स्थान या क्षेत्र में उद्योगों का विकास करता है। आंतरिकरण या इंटरनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो सूचनाओं को या नॉलेज को अपने अंदर भरता है।
तो इस तरह से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है और ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरह से सी ऑप्शन इज करेक्ट। किशोरों के बीच नैतिक विकास का अध्ययन करते समय कैरोल गिलिगन ने नैतिक निर्णय में महिलाओं के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाया कि पुरुष डैश पर अधिक भरोसा करते हैं, न्याय उन्मुखता, देखभाल उन्मुखता। देखिए जो पुरुष होते हैं वो न्याय उन्मुखता या जस्टिस ओरिएंटेशन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वही करेक्ट है, सेकंड नहीं करेक्ट है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज करेक्ट। समाजशास्त्र के क्षेत्र में किशोरावस्था का अध्ययन कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? एडगर फ्रीडेनबर्ग, एलिसन डेविस, कार्ल लेविन या ग्लेन एडलर। तो देखिए ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एलिसन जो डेविस हैं ये मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।